ट्रंप की जो छीछालेदर हो रही है, अमेरिका की जो बेइज्जती हो रही है, उससे निकलने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता है किसी तरह से ईरान से डील हो। लेकिन डील के लिए ट्रंप को कुछ कॉम्प्रोमाइज तो करना होगा। क्या ट्रंप वो कर पाएंगे? इसी पर ईरान अमेरिका के युद्ध का भविष्य टिका है कि आगे कितने दिन चलेगा। क्योंकि आप देखिए कि कल ट्रंप ने ईरान में सब तबाह करने की नई धमकी दी और आज ही एक खबर आई कि मध्यस्थता का एक नया प्लान आया है। इस नए प्लान में युद्ध को 45 दिन तक सीज फायर करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खुलवाने जैसी बातें। इस नए प्लान को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे हैं, उसके मुताबिक मध्यस्थता करने वाले देशों ने अमेरिका और ईरान को सीज फायर का प्रस्ताव दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीज फायर का प्रस्ताव 2 चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहले चरण में सीज फायर होगा, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला जा सकता है। इसके 15 से 20 दिन बाद फाइनल डील हो सकती है, जिसमें ईरान को प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने पर सहमति बन सकती है। ईरान ने कहा कि उसे सीज फायर का प्रस्ताव मिला है और वो इस प्रस्ताव का रिव्यू कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि सीज फायर का यह प्रस्ताव इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका और ईरान दोनों को दिया गया है। अब सीज फायर का प्रस्ताव कितना कारगर होता है, ये तो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। लेकिन अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी दबाव में कोई फैसला नहीं करेगा। ईरान ने सीज फायर के लिए अपनी शर्तों का फिर से जिक्र किया, जिसके मुताबिक ईरान टेम्पररी सीज फायर चाहता ही नहीं। टेम्पररी सीज फायर के लिए हॉर्मुज नहीं खोला जाएगा, स्थायी शांति के बाद ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। ईरान चाहता है कि युद्ध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमेरिका, इजराइल फिर हमला नहीं करेंगे, इसकी गारंटी मिलनी चाहिए। ईरान ने यह भी कहा कि अमेरिका की मंशा परमानेंट सीज फायर की लग नहीं रही और इसी वजह से ईरान सारे विकल्पों को खुला रखे हुए। यानी जो 45 दिन का सीज फायर का कथित नया प्लान है, उसको ईरान ने एक तरह से खारिज कर दिया, क्योंकि ईरान ने साफ कहा कि वो ऐसे किश्तों में सीज फायर नहीं लेगा। एक बार में फुल एंड फाइनल करना है तो बताओ, ये इंस्टॉलमेंट में काम नहीं चलेगा। इस बीच ट्रंप ने युद्ध रोकने के प्लान पर नया बयान दिया। ट्रंप ने कहा कि मंगलवार ईरान के लिए फाइनल डेडलाइन है। ईरान ने कुछ अहम प्रस्ताव दिए हैं, वो अच्छा तो नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम है। ट्रंप ने कहा कि यह युद्ध बहुत जल्द खत्म हो सकता है अगर ईरान अमेरिका की शर्तें माने। यह बात तो तय है कि युद्ध से कोई समाधान नहीं निकल रहा, बातचीत से ही समाधान निकलेगा। यह बात ट्रंप को अब तक कुछ हद तक तो समझ में आई है और इधर ईरान को भी समझ आ रहा है कि इससे कितना नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप ईरान को भी देखिए कि वहां 2000 से ज्यादा लोग मर गए हैं ईरान के अंदर, 26,500 लोग घायल हैं, करीब 70 से ज्यादा टॉप ऑफिशियल मारे जा चुके हैं। ईरानी इकोनॉमी के सबसे मजबूत पिलर स्टील प्रोडक्शन फैसिलिटी को 70% तबाह कर दिया गया है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का 85% एक्सपोर्ट तबाह हो चुका है। पानी, बिजली और नेचुरल गैस की किल्लत हो रही है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब तबाह हो रहे हैं। जीडीपी को 10.5% का डेंट लग चुका है ईरान में, जिससे करीब 34 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं ईरान। तो ईरान की हालत भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसको यह लग रहा है कि अगर मैंने अभी सरेंडर कर दिया तो अभी तो इकोनॉमी मर रही है, हम खुद ही मर जाएंगे अगर अमेरिका को घुसने दे दिया। इसलिए वो लड़े जा रहा है। यानी ईरान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, लेकिन उसके सामने विकल्प यही है कि या तो ट्रंप के सामने सरेंडर करे या लड़ता रहे। सरेंडर को वो विकल्प मान नहीं रहा, इसलिए एक ही विकल्प है कि लड़ते रहे। आप देखिए फारस की खाड़ी में अमेरिकी एसेट्स पर कैसे ईरान ने मिसाइलों से हमला किया। ईरान का दावा है कि कई अमेरिकी एसेट इस हमले में बर्बाद हुए। ईरान ने इजराइल पर भी ताबड़तोड़ कई हमले किए। इजराइल के हाइफा पर ईरान के हमलों से काफी नुकसान हुआ। चारों तरफ आग और तबाही के निशान हैं। ईरान ने अमेरिकी आर्मी बेस पर भी हमला किया। इराक में ऐसे ही अमेरिकी बेस को ईरान ने तबाह कर दिया। इराक के कुर्दिस्तान में इन ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ, जहां एंटी ईरान ग्रुप के सदस्य छुपे हुए। यानी ईरान भी लड़ता रहेगा, ट्रंप सब कुछ तबाह भी कर देंगे तो ईरान अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा। इसका भी चांस नहीं दिखता। इसलिए भलाई इसी में है कि दोनों तरफ से युद्ध रुके। इससे दुनिया का भी भला होगा और 1 महीने से जो हाहाकार मचा है उसमें दुनिया राहत की सांस लेगी। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, बंगाल असम चुनाव में महाघमासान कैसे हो गई पाकिस्तान की एंट्री। पीएम मोदी ने आज क्या कहकर गदर मचा दिया। बीच बंगाल चुनाव आज फिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए। हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, हिमंता की पत्नी के 3 पासपोर्ट और दुबई में निवेश का सच क्या निकल आया। अरविंद केजरीवाल अचानक वकील क्यों बन गए, कोर्ट में आज क्या गजब हो गया। अब देश की पॉलिटिक्स का चैप्टर। ईरान युद्ध के बीच चुनावों पर बहुत लोगों की नजर नहीं जा रही, लेकिन आप देखिए कि यहां भी एक तरह की जंग ही छिड़ी हुई है। बंगाल और असम के चुनाव में तो ऐसा घमासान मचा है कि पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई। आप देखिए कि बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के बहाने पीएम मोदी को घेरने के लिए नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। उधर असम में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान का गाना उसी की धुन में गाने का आरोप लगाकर नया गदर मचा दिया।
इस सब के बीच असम में चुनाव प्रचार का आखिरी राउंड आते आते कांग्रेस ने अपने हमलों का रुख सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ मोड़ दिया और जमकर गोले दागने शुरू किए। सीएम हिमंता और उनकी पत्नी पर कांग्रेस ने कई गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस के इन आरोपों को हिमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा बता दिया। आज पाठशाला में बंगाल और असम के चुनाव में पाकिस्तान को लेकर मचे बवाल की एक एक डिटेल बताऊंगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट और संसद में ऐसा क्या हुआ कि ममता सरकार के धागे खुल गए, अरविंद केजरीवाल क्यों आज वकील बन गए, सब दिखाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी झलक देखिए पहले। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। अब ये पूरा जो कागज बनाया ओरिजिनल गोज टू ए पाकिस्तानी सोशल मीडिया ग्रुप नेम पाकिस्तान इन अजमान। ईडी का केस होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंट हूँ अभी पवन खेरा उनका जीवन का अंतिम क्षण असम का जेल में ही कटेगा। बंगाल और असम के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री पर आगे बात होगी। सबसे पहले बात सुप्रीम कोर्ट की उस सख्ती की जिसने साफ कर दिया कि इस बार बंगाल के चुनाव के दौरान गुंडागर्दी और बवाल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मालदा में आपको याद होगा 1 अप्रैल को लोगों की भीड़ ने एसआईआर ड्यूटी में लगे न्यायिक अधिकारियों का घेराव किया था और उन्हें कई घंटे तक बंधक बना लिया। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि इस घटना में प्रशासनिक गरिमा को ताक पर रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मालदा में हुई घटना से जुड़े सभी केस एनआईए को ट्रांसफर करने का आदेश दिया और बंगाल पुलिस को केस से जुड़े सभी दस्तावेज तुरंत एनआईए को देने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मालदा की घटना को प्री प्लान्ड और मोटिवेटेड बताया और आदेश दिया कि इस केस में बंगाल पुलिस ने जिन 26 लोगों को गिरफ्तार किया है उन सभी से एनआईए को पूछताछ करनी दी जाए, भले ही वो न्यायिक हिरासत में क्यों ना भेजे गए। सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि बंगाल में ब्यूरोक्रेसी की क्रेडिबिलिटी कम होती जा रही है और सेक्रेटेरिएट और दूसरे सरकारी दफ्तरों में राजनीतिक दखल बढ़ता जा रहा है। कोर्ट ने घटना वाले दिन कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फोन कॉल नहीं उठाने के लिए बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को फटकार लगाई। कोर्ट ने फोन नहीं उठाने के लिए चीफ सेक्रेटरी से कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से माफी मांगने के लिए कहा और कहा कि यह जिला प्रशासन की नाकामी दिखाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट में आज फिर ममता सरकार की धज्जियां उड़ गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बॉस कि हर तरफ अंदर तक पॉलिटिक्स घुस गई है ब्यूरोक्रेसी में। यह बंगाल का हाल है बॉस। इस बीच ममता बनर्जी को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। आज राज्यसभा के सभापति ने टीएमसी के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग की गई थी। टीएमसी के इस प्रस्ताव पर 193 सांसदों ने साइन किए थे और इसे 12 मार्च को राज्यसभा में पेश किया गया था। राज्यसभा के सभापति ने न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 के तहत जो शक्तियां हैं उसका इस्तेमाल करते हुए प्रस्ताव को स्वीकार करने से ही इनकार कर दिया। यानी ममता बनर्जी को बीच चुनाव झटके पे झटके लग रहे। एक तरफ मालदा की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ाई, संसद में भी चुनाव आयोग के खिलाफ एजेंडा ध्वस्त हो गया। ममता बनर्जी के लिए बैक टू बैक 2 तगड़े झटके हैं। ममता बनर्जी के लिए चुनाव बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक शुरू कर दिया और इसकी वजह आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कैसे ममता बनर्जी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक बयान के बहाने पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की। কিন্তু পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদি কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন। अब यह भी देखिए कि ममता बनर्जी पाकिस्तान के उस रक्षा मंत्री के बयान को हथियार बनाने को मजबूर हो चुकी हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हुई पिटाई के बाद कुछ भी बोलता रहता है।
ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होने से घबराए ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर इस पर ऐसा ही बयान दिया और कहा कि अगर भारत ने इस बार कुछ किया तो पाकिस्तान कोलकाता तक पहुंच जाएगा। ममता बनर्जी कह रही कि इनको जवाब क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अरे भाई कोई स्टैंडर्ड भी तो देखिए। ये पाकिस्तान का 2 कौड़ी का रक्षा मंत्री, इसका जवाब देंगे? ये अलाय बलाय कुछ भी बोलेगा, इसका हम जवाब देते रहेंगे? जो जवाब देना था वो सेना ने दिया ना इनको। जिन पाकिस्तानी मंत्रियों के बयानों पर खुद वहां की पब्लिक भरोसा नहीं करती, उसके बहाने ममता बनर्जी पीएम मोदी को घेर रही। और इसकी वजह भी है। दरअसल बंगाल चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव का नया एजेंडा सेट कर दिया। पीएम मोदी ने कूच बिहार में रैली की थी। बीजेपी की इस विजय संकल्प रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल की लड़ाई को भरोसे वर्सेस भय की लड़ाई बताया। पीएम मोदी ने कहा कि टीएमसी के भय का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास बीजेपी का भरोसा है। इस बार चुनाव में बंगाल से भय भागेगा और बीजेपी की महाविजय से भरोसा जागेगा। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसको भी सुनिए। एक और टीएमसी का भय है और इसका मुकाबला करने के लिए आपके पास भाजपा का भरोसा है। मतदान वाले दिन टीएमसी के गुंडे आपको जितना भी डराए, आपको कानून पर भरोसा रखना है। इस चुनाव में बंगाल से भय भागेगा। भाजपा की महाविजय से भरोसा जागेगा। पीएम मोदी ने बंगाल की लड़ाई को भय और भरोसे की लड़ाई क्यों बताया, इसके लिए ममता बनर्जी का एक चुनावी रैली में दिया हुआ बयान सुनिए, जिसमें वो बंगाल की जनता को एक तरह से डर दिखा रही हैं कि अगर बीजेपी आ जाएगी तो क्या क्या हो जाएगा। রাহুলকে ভোট না দিলে এই বিজেপি শয়তানরা বাংলাটাকে দখল করবে আর মুর্শিদাবাদকে দখল করবে, মালদাকে দখল করবে, উত্তরবঙ্গকে দখল করে বাংলা থেকে বাদ দিয়ে দেবে। নানা রকম চক্রান্ত ষড়যন্ত্র